प्रेस फ्रीडम का पैमाना प्रधानमंत्री का जवाब देना है, नंबर एक। और नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? कि प्रधानमंत्री आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो हम इसको जानेंगे कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते। I really love the point that you raised. मैं तो कई चैनल्स पे देखता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि अक्सर आपके एंकर्स जो हैं वो पैनलिस्ट बन जाते हैं। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दे दूँ, आप मेरे को झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देंगे, मैं आपकी विड्रॉ कर लूँ तो आप मुझे या उतार देंगे। तो इतना बढ़िया बिंदु आपने जोड़ा, मैं इस पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। नमस्कार साथियों, हमारे पैनल डिस्कशन में शायद फर्स्ट पार्ट आपने इस वीडियो का सुन लिया होगा, जिसमें हमने डिस्कशन था कि भारत को विदेश किस तरह से देख रहा है, विदेशों की नज़र में आज भी हम स्नेक चार्मर्स क्यों कहे जाते हैं, या फिर वो हमसे चिढ़कर इस तरह की बातें करते हैं, हम अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारे पास गर्व करने के लिए क्या कुछ है। ये सारी बातें हम अपने इस इंटरव्यू के फर्स्ट हाफ में कर चुके हैं। इस पार्ट को जब आप सुन रहे हैं तो इस पार्ट में एक और चर्चा रह गई प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जो घटना घटी, और वो घटना हमारे देश में वाइडली डिस्कस हुई। घटना क्या थी? नॉर्वे की एक पत्रकार थी, हेरिलिंग नाम था। उन्होंने अपने क्वेश्चन सेशन में प्रधानमंत्री जब प्रेस मीट के लिए निकल कर आए नॉर्वे में, तो उनसे उन्होंने प्रश्न कर लिया जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब नहीं दिया। और उसका प्रश्न कुछ ऐसा ही था, प्रधानमंत्री मोदी आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। प्रश्न क्या था वो भी शायद मीडिया तक अभी तक नहीं पहुंचा है। बाद में पता चलता है कि उनका पूछना था कि आप मानवाधिकार के मामलों पर चुप क्यों रहते हैं। फिर उन्होंने प्रेस मीट में जाकर के पूछा कि हम भारत पर ट्रस्ट क्यों करें। हमारे देश के अंदर जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, लगभग 7 दिन इस घटना को बीत चुके होंगे। 7 दिन से मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते। और पत्रकारिता तो उस लड़की से सीखनी चाहिए जिस देश को वो रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी आबादी 54 लाख है। उसकी पत्रकारिता की अब हर जगह चर्चा हो रही है कि देखिए इन्होंने कितनी बड़ी हिम्मत करी। इन्होंने 140 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री से एक सवाल किया जो विपक्ष नहीं कर पा रहा, वो इस लड़की ने किया। विपक्ष के नेताओं ने उसे एंडोर्स किया। हमारे देश के अंदर वो मतलब जैसे कहते हैं इस देश को जेसीबी खोदता हुआ देखा, अगर जेसीबी गड्ढा खोद रही हो तो 100 लोग देखने के लिए मिल जाएं। तो उन जो पत्रकार हैं उनके उठाए इस प्रश्न को लगातार इतनी ऑडियंस मिल गई कि उनके हजारों में इंस्टा फॉलोअर्स हो गए, ट्विटर फॉलोअर्स हो गए, ना जाने कौन कौन बड़े नेता उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। तमाम प्रकार के पत्रकारों की मेन स्ट्रीम मीडिया डिबेट चल रही है। आज हम समझने का प्रयास करते हैं 2 बड़े प्रश्न। एक यथार्थ प्रश्न जो उस लड़की ने कहा, उस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, तो हम इसको जानेंगे कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं। और दूसरा, उनका एक और टिप्पणी थी भारत की मीडिया पर कि भारत की मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th रैंक पर खड़ी है और नॉर्वे फर्स्ट पर खड़ा है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट पूर्व के वीडियो में परिचित हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री बिल्कुल जवाब देते हैं, लेकिन इस एक घटना के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पालन करते हैं, और एक पत्रकार जिनको कि प्रेस वार्ता में बुलाया गया है, और बिल्कुल बाद में भी हमारे MEA के ऑफिशियल ने जवाब दिए और वो उस वार्ता का भाग रही। तो किसी भी एक एजेंडा ड्रिवन कारण से अचानक से उठ के किसी देश के प्रधानमंत्री को आप कुछ भी कहना शुरू कर देंगी, तो प्रधानमंत्री या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति क्यों जवाब देंगे? यदि रशिया के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की हमने? उन्होंने प्रेस वार्ता की, अपने स्टेटमेंट खत्म किया और वो वहाँ से चले गए। यदि शी जिनपिंग कहीं पर एक प्रेस वार्ता करें तो वो प्रेस वार्ता करते हैं, वार्ता खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। और प्रश्नों के उत्तर, फिर आप ट्रंप का उदाहरण क्यों प्रश्नों का उत्तर ट्रंप से ये महिला खुद पत्रकार बनकर क्वेश्चन पूछ चुकी हैं। ट्रंप का मैं उदाहरण इसलिए नहीं लूंगी कि ट्रंप की बातें, वो क्या बात सुबह कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं। ट्रंप तो फिर बैठ करके फटकार भी लगा देते हैं। जेलेंस्की के साथ जिस तरह से का व्यवहार किया था, वो क्या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को आपने करते हुए देखा? तो मैं यहाँ प्रोटोकॉल्स की बात कर रही हूँ। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर मंच से संवाद भी करते हैं, जवाब भी देते हैं, संदेश भी देते हैं अपने देश के लोगों को, दुनिया को। अच्छा, दूसरी मजेदार बात कि जिस तरह से इस तथाकथित पत्रकार को, पत्रकारिता को और नॉर्वे का चेहरा बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं क्यों बार बार नॉर्वे की बात नहीं कर रही हूँ? नॉर्वे ने तो एक देश के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इस बार कॉन्फर किया है। नॉर्वे के जितने मंत्री हैं, पूछती है कि हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें, पर वो तथाकथित पत्रकार, और वो यही वो हम पर क्यों ट्रस्ट करें का जवाब प्रोटोकॉल के तहत हमारे MEA के ऑफिशियल ने बहुत बखूबी दिया कि हम भाई 1/6 आबादी है पूरे विश्व की, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हम कारण नहीं है, और हम वैसे ही हैं।
तो हम वो देश हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सतत आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और अभी आपका जो दूसरा प्रश्न था उसका भी मैं नहीं, तथ्यों दूसरे के प्रश्न साथ तो जवाब बाद में दूंगी। हाँ, मैं आऊंगा। इसीलिए पहले का हाँ, जवाब पहले दे रही इस प्रश्न का, लेकिन मेरे पास में कुछ काउंटर्स हैं। हाँ, विपक्ष के द्वारा अक्सर गिनाया जाता है अरे बिल्कुल कि प्रधानमंत्री ने इतनी कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इवन बहुत ही, मतलब मैं तो काउंटिंग भी नहीं जानता कितनी की होंगी, लेकिन इनसे पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने विपक्ष के क्वेश्चन भी लिए और उनको जवाब भी दिया। फिर भी जब भारत के प्रधानमंत्री की बात आती है तो आपने जैसा कहा वो संदेश देते हैं, क्वेश्चन में संदेश नहीं होता। अगर मैं आपको प्रश्न पूछकर छोड़ दूं और मैं काउंटर क्वेश्चन ना करूं तो ये फिर एक संदेश होगा जो आप मुझे देके चली गई। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आफ्टर ऑल जवाब क्यों नहीं देते? बिल्कुल जवाब देते हैं जब वो सदन में चर्चा के लिए और जवाब देने के लिए खड़े नहीं, होते मैं हैं पत्रकारों की बात कर रहा तो हूं भाई, नेता प्रेस फ्रीडम प्रतिपक्ष इंडेक्स भाग में जाते। नहीं, आपने शुरुआत विपक्ष से की ना, तो मैं विपक्ष ने एक गिनाया लाइन कि ये देना पीएम चाहती उनकी तरफ से जब पीएम रहे। हूं। मैं आपको ये पहले तो यहां से शुरुआत करूं कि गिना कौन रहा है, आप ये देख लीजिए और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी देख लीजिए कि जब प्रधानमंत्री चर्चा के लिए खड़े होते हैं तो वो व्यक्ति भाग जाता है सदन से। तो मैं ऐसे व्यक्ति के तर्कों पर और बातों पर क्यों विश्वास करूं? पहली बात। आप उनके भी नहीं, मेरे तर्कों पर विश्वास अब दूसरी बात, रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक करने के पश्चात जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली, तो वो अब आप ये 2014 के बाद से लगातार देखेंगे कि जो ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स ऑन ग्राउंड इन्वॉल्व रहते हैं वो आकर के जानकारी देते हैं और प्रेस के साथ चर्चा करते हैं और उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। तो यदि डिसेंट्रलाइजेशन होता है इस एक शक्ति का, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सही स्टेक होल्डर्स हैं, वो यदि प्रेस का या जनता के सवालों का जवाब दें या उनसे संवाद करें, तो इसमें क्या बात गलत है? क्योंकि इसको लेके भी सवाल उठाए गए थे। लगातार आप देखिए एमईए के ऑफिशियल्स ने, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल्स ने, हमारी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे और जो लोग आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री थे, अगर खुद जवाब ना दे तो ठीक है, क्योंकि उनकी जगह बहुत काबिल लोग उन्होंने बिठा रखे हैं कि एमईए अपना स्पोक पर्सन बना हुआ है, डिफेंस वाले अपना जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब ना दे, ये कस्टम ठीक है। जवाब ना देने की बात नहीं है, ये जानकारी और संवाद की बात आती है। मैम, देश के प्रधानमंत्री को जितनी जानकारी है वो जानकारी तो वो अपने संदेशों में बहुत स्पष्ट करते हैं। लेकिन नोटबंदी से लेकर के देश के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, और वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ऐसा है कि जटिल से जटिल विषय को वो जब परीक्षा पर चर्चा करते हैं और स्कूल के कॉलेजेस के बच्चों को इनवाइट करते हैं तो वो चर्चा करते हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस के लोगों को बुलाते हैं तो चर्चा करते हैं। वो अलग अलग मंचों पर अलग अलग प्रकार के स्टेक होल्डर से जब मिलते हैं, शिखर सम्मेलनों में जाते हैं, तो साइड लाइन्स पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वहां के अलग अलग जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग, मेरा सवाल पत्रकारों पर है, मैं वापस लौटूंगा और इसलिए लौटूंगा क्योंकि ये सवाल जिस तरफ जा रहा है अब वो ऐसा हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री सब जगह जवाब देते हैं, पत्रकारों को वो लायक नहीं समझते कि तुम इतने सारे लोग बैठे और सवाल नहीं, ऐसा मुझे नहीं तो मैं इसलिए वापस लौटूंगा। सर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस बात को लेकर के? जैसा मैम ने कहा कि हर तरह से एमईए के पास स्पोक पर्सन है, डिफेंस की तरफ से जो फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की है और जज करने का पैमाना ये बना लिया है, जबकि हमारे नेशनल मीडिया ने ये बात खोज के निकाली कि सुहासिनी हैदर जी भी वहां पर थी और नॉर्वे के पीएम ने उनके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो उनके प्रेस फ्रीडम का क्या हुआ? तर्क वितर्क होते रहेंगे, लेकिन हाँ, एक चर्चा इस बात की कि क्या प्रेस फ्रीडम का पैमाना प्रधानमंत्री का जवाब देना है, नंबर एक, और नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, पहले को पहले, दूसरे को पहले लीजिए, ऐसे कर लेते हैं। डेफिनेटली डॉक्टर अंशु जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन है हमारे यहाँ पे। विदेश नीति पे विदेश मंत्रालय हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहाँ सवाल भी लिए जाते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं। इसी तरह राजनाथ सिंह जी के यहाँ से या डिफेंस इशू, जो इशू बेस्ड जो डिपार्टमेंटल है वो सब लोग वो देता है। लेकिन ये भी सही है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से संवाद नहीं होता, संदेश होता है। हर महीने वो मन की बात करते हैं, उसके बाद चर्चा भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो अभी जो उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स, जैसे सरकार कह रही है हमने ऑस्टेरिटी नहीं मानी है इसको, लेकिन जो भी उन्होंने एडवाइजरी दी है कि 7 स्टेप्स लीजिए वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हुए, तो उसमें भी वन साइडेड है। ये मतलब उनकी तरफ से उनका व्यूज है, संदेश है कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर काउंटर का जो है वो या तो कहते हैं कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या जो भी है उनका स्टाइल है। अब हर किसी का अपना अपना कह लीजिए फंक्शनिंग है। अब इसमें आप ये नतीजा निकाल रहे हैं कि वो पत्रकारों को इस काबिल नहीं समझते कि उनसे सवाल जवाब किया जाए।
या क्या है, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट ये बात सही है, फैक्चुअली ये करेक्ट है कि पहले दिन से वो संदेश में ज़्यादा और संवाद में कम विश्वास रखते हैं ऐसा। इसी में एक लेकिन supplementary लेकिन question add कर लेकिन देता हूं। इसका जो हाँ, इंडेक्स इसीलिए, है हाँ। उससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, उसका प्रेस की फ्रीडम से क्या लेना देना। बट लेकिन आपको, चूंकि आप इससे रिलेटेड फील्ड हैं, आपको इस बारे में भी गहराई से सोचना पड़ेगा कि ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है कि इंडिया की जो प्रेस मीडिया है जो वो क्यों एक तरफा पोजीशन लेती हुई दिखाई देती है। सोचिए इसके बारे में। मैं तो कई चैनल्स पे देखता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, कि अक्सर आपके एंकर्स जो हैं वो पैनलिस्ट बन जाते हैं। हाँ, वो पार्टी के स्पोक पर्सन को शर्मिंदा कर देते हैं कि वो कौन ज्यादा पक्ष ले रहा है। हाँ, तो बाहर स्पोक पर्सन, हाँ, अभी हम आज जिस विरोध कर रहा है। हम जिस युग में हम जी, हाँ, आज के युग में अंकित जी, फैक्ट से ज़्यादा परसेप्शंस काम करते हैं, हकीकत से ज़्यादा नैरेटिव्स काम करते हैं। आपका नैरेटिव क्या है और उसको खरीदने वाले कितने हैं, राइट, आपने खुद क्या परसेप्शन बनाया है। तो अगर बाहर वालों को कौन समझाएगा। और ये इंडेक्सेस जितनी भी बनाने वाले लोग हैं, ये तो खैर सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं। वो तो उसमें नॉर्वे भी शामिल है जो नोबेल प्राइज दे देता है बराक ओबामा को, जिसने अभी टेक ओवर ही किया होता है। पीस नोबेल प्राइज आपको बिना कुछ किए हुए मिल जाता है। और ट्रम्प बेचारा चिल्ला रहा है कब से, मुझे शांति नहीं करोगे मैं शांति फैला दूंगा। तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्न जो सोच है या उनके यार्डस्टिक्स हैं या जो उनकी अपनी वो हैं, उनकी अपनी कमियां हैं। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे पास वक्त भी नहीं है कि हम जाके बैठ के वहाँ स्टडी करके उनके लिए हर साल एक रिपोर्ट बनाएं और उसको फिर, क्योंकि हमारी उसमें है नहीं है। हम नेम शेम करने का तो हमारा कल्चर ही नहीं है, किसी का नाम लेके किसी को शेम करना। आप हमारा क्राइसिस कितना भी चाइना के साथ हुआ, देखिए बहुत कम हमने चाइना को बाय नेम शेम किया होगा। या क्वाड में भी हमारी पोजीशन जो रही है हमेशा, हमने ये नहीं कहा कि हम हम चाइना के खिलाफ है। बाकी तीनों पार्टनर से चाइना का नाम ले लेकर बोला, लेकिन हमने नहीं बोला। ये हमारी फितरत कह लीजिए आप इसको। तो ये इंडेक्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट बहरहाल शायद मीडिया को भी इसमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। ये परसेप्शन तो मीडिया की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बना हुआ है ना, इससे सरकार की परफॉर्मेंस का लेना देना नहीं है कुछ भी इसके अंदर। इसमें मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म करिए थोड़ा सा। आप ऑडियंस से पूछिए कि जब वो देखते हैं सुनते हैं। एक और चीज बताता हूँ सर यहाँ पे, क्योंकि मैं एक छोटा सा सिस्टम चलाता हूँ, कुछ हार्डली 100 से कम लोगों की एक टीम है मेरे साथ, लेकिन उसको रन करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें कुछ ब्रांड एंडोर्स करने होते हैं, हमें अपने व्यूज के थ्रू जो सोशल मीडिया पैसे देता है वहां से हम काम निकालते हैं, हम कुछ कोर्सेज चला के वहां से फंड निकालते हैं और फिर जाकर एक छोटू सा संस्थान हम चला पाते हैं, जिसकी शायद देश के टॉप मीडियाज में कहीं कहीं चर्चा होगी कि कहीं इस तरह का काम हो रहा है। ओके, लेकिन इस देश में अगर इतनी बड़ी आबादी को 140 करोड़ के बीच में घट रही घटना को कवर करना है तो हर लेवल पर एक पत्रकार होना है, हर बीट स्तर पर एक संवाददाता खड़ा करना है, मीडिया प्रबंधन है, पूरे टाइम 24/7 एक बड़े संस्थान को रन करना है, उसका एक ह्यूमन रिसोर्सेज सब कुछ है। और उसको करने में जब आप करने निकलते हो तो करते समय जरूरत पड़ती है। ये मैं इसलिए ऑडियंस को बता रहा हूं क्योंकि कैसे ड्रिवन होता है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बिक क्या रहा है, वहां से तय होता है कि कौन क्या बेच रहा है। अगर बिक ये रहा है कि प्रधानमंत्री की खिलाफत बिक रही है तो मीडिया वो भी बेचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट किस चीज पर आता है तो आंसर है व्यू पर आता है। और व्यूज लोग सुनना क्या चाहते हैं। तो अब यही तो समस्या है ना। बाहर परसेप्शन ये जाता है कि मैनेज मीडिया है। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दे दूं, आप मेरे को झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देंगे, मैं आपकी विड्रॉ कर लूं तो आप मुझे या उतार देंगे। क्योंकि इस तरह के भी लोग, संगठन और देश हैं। आप देखो इस नॉर्वेजियन पत्रकार का उदाहरण लो, इनका जो एक्स था वो टिक नहीं था, वेरीफाइड नहीं था, कितने फॉलोअर्स थे, गिने चुने फॉलोअर्स थे, कितना लास्ट इन्होंने अप्रैल में या मार्च में ट्वीट किए। जैसे ही ये एक घटना घटी, इसके बाद हमारे देश के तमाम जो विपक्ष के बड़े बड़े नाम हैं, सब ने इनको फॉलो कर लिया, इनका अकाउंट ब्लू टिक्ड हो गया। अब अचानक से इनकी बाढ़ आ गई इनके इस पे, अब इनको एंडोर्स किया जा रहा है, तो मोनेटाइज किया इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, इस महिला ने। तो आप देखो ये एजेंडा ड्रिवन है। तो चढ़ाना है या उतारना है,
ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है ना अंकित? तो ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसे देश हैं। क्या मैम आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे मीडिया ने, मतलब पार्डन टू से, बट जिस तरह से इन लोगों ने प्राइम टाइम में उसको डिस्कस किया है कि वाह क्या बात कर दी, या फिर क्यों कर दी, मतलब अल्टीमेटली क्या कर दी या क्यों कर दी पर ही सारे प्राइम टाइम शो चल रहे हैं। आप खुद नहीं प्रूव कर देते हो कि आपकी रैंकिंग नीचे क्यों होनी चाहिए? मतलब आपके 140 करोड़ देश में, 40 करोड़ देशवासियों के देश में क्या ये एक मुद्दा है? इतना बढ़िया बिंदु आपने जोड़ा, मैं इस पे कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। ये तथाकथित जो इंडेक्स है ना, जिसमें हमको बड़ा नीचे के पायदान पे बताया गया है, इसमें दो पार्ट्स में बताना चाह रही हूँ। एक रिसर्च से जुड़ा हुआ टेक्निकल पार्ट है और एक जिसने ये इंडेक्स बनाया है उसकी बात। तो ये ना एक मेरे को बड़ी उत्सुकता हुई, मैंने कहा ये क्या है जरा देखूं करूं। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्थान, एक वेबसाइट है। इसमें पूरे दुनिया के जो देश हैं उसके 198 देश हैं, उससे 150 पत्रकार हैं, 150 पत्रकारों का ये समूह है, ठीक है। और ये इंडेक्स बनाता है ये जो समूह है। आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको होम पेज पे क्या मिलेगा, आप क्या कल्पना करेंगे भाई अबाउट ये क्या ग्रुप है, कौन है, क्या है, ये होना चाहिए ना? नहीं, ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो सारे पत्रकार हैं या ये जो ग्रुप है, भारत में जिस तरह से मीडिया के खिलाफ अट्रॉसिटीज हो रही हैं 2014 के बाद से, तब जबकि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत की सरकार चल रही है, जो कि हिंदू राइटिस्ट विंग का एक नेता है। ये इनके होम पेज पे लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ, आप जाकर के देख सकते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब हम इस तरह की वेबसाइट्स पे या संस्थानों में जाएंगे तो वो अपना परिचय देते हैं। तो वहां से मेरा प्रश्न चिन्ह आया कि ये क्या है। फिर मैंने समझा, ऐसे बहुत सारे सिंगापुरियन पीएम के कोट्स हैं, ऐसे एक रोड्स यूनिवर्सिटी की चेयर है सैब यूनेस्को की, वहां के कोट्स हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल शैम बताया। क्यों बताया है? क्योंकि ये एक वेरिएबल लेकर के अलग अलग देशों की जनसंख्या या उनके यहाँ किस प्रकार की संस्कृति है, मीडिया किस तरह की, माध्यम क्या क्या है मीडिया के, कितने सारे वेरिएबल्स बन गए ना, ये सब नहीं लेते हैं वो। एक कुछ क्वेश्चनर सा बना करके अपनी हाइपोथेसिस पहले से सेट करके कंक्लूजन पहले से जानते हुए वो सैंपल, बहुत लिमिटेड सैंपल साइज पे प्रश्न उठा दिया इनके ऊपर, तो इनके इंडेक्स बहुत क्वेश्चनेबल है। चलो मान लिया कि क्वेश्चनेबल है, इंडेक्स क्वेश्चनेबल है, हम कुछ भी उठा के निकाल लेते हैं, चलिए मान लिया। लेकिन क्या आप खुद एकदम स्वतंत्र बैठकर लिसनर के रूप में जब मेन स्ट्रीम मीडिया ओपन करते हैं, हम मीडिया पर ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडिया को ये आत्ममंथन का समय आ चुका है। माना कि आपको गवर्नमेंट से मिले एडवर्टाइज से चलना है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सीबीसी, ऑस्ट्रेलिया, ये सरकारों ने एक पॉलिसी बना रखी है कि भाई मीडिया को सरवाइव करना, क्योंकि सूचना भेजने का मेजर साधन है वो। बिल्कुल। तो उसके लिए सरकारों को अपनी प्रेस को खर्च करने के लिए पैसे देने हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से देने, सरवाइव कराए। लेकिन क्या आप पैसा पाते ही इस तरह से अपने काम के प्रति, मैं कहूंगा कि आप जिम्मेदार नहीं है, गैर जिम्मेदार हैं, या आपको कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा है? मैम, आप प्राइम टाइम पर उठते हुए देखेंगे कि मर्डर डिस्कस हो रहा है कि उसने उसको ड्रम में क्यों बंद किया। वो तो आप छोड़िए अंकित, मुंबई अटैक्स में जो लाइव कवरेज दिखाया है, सेंसेशनलिज्म दिख रही है, सेंसेशनलिज्म को आप नहीं कर सकते दरकार। नहीं सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस लाइन को? देखिए, क्राइम पेट्रोल मुंबई अटैक आप याद करो, हाई कोर्ट से फटकार पड़ी थी मीडिया हाउसेस को। आपको याद है जो लाइव कवरेज दिखाए गए सर, और उसका फायदा उठाया हैंडलर्स ने, और उसकी वजह से कितने अतिरिक्त हमारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी और लोग मारे गए। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, मीडिया को अपनी जिम्मेदारी तय करनी है। वो सेंसिटिव इशू था, सिक्योरिटी रिलेटेड था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और उसके चलते डेफिनेटली। अभी सर आप ऑपरेशन सिंदूर का देखें, वो भी सेंसेशन, हम कराची में हमला करने वाले हैं, तो नहीं होना चाहिए। हमने आईएनएस विक्रांत भेज दिया है, जबकि कोई ये सब के ऊपर बैन होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो परसेप्शन जा रहा है, अगर कोई इंडिपेंडेंटली वॉच कर रहा होगा हमारे मीडिया को, खासतौर से हिंदी मीडिया, आई एम सॉरी टू से दैट, परसेप्शन यही जाता है कि इसमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, और ये जो है बस मैनेज्ड मीडिया है। दिस इज एंकर्स का रोल खास तौर से क्वेश्चनेबल है। एंकर्स बहुत कम एंकर्स हैं, मैं काफ़ी देखता हूँ मीडिया में, तो बुला भी लेते हैं तो मुझे जाना भी कई बार, तो उसमें देखते हैं हम एंकर्स का जो रोल होना चाहिए वो ये कि दोनों साइड्स के ऑब्जेक्ट बातें तो हो ना, लोगों को सोचने दो ना कि ये आपने अपनी बात बताई। हाँ, एक का व्यू है, दूसरे को सवाल पूछे दूसरे के व्यू से। ये नहीं कि आप उसको आधे घंटे 25 मिनट के प्रोग्राम में एंकर ही 15 मिनट ले ले और एक लाइन पकड़ ले और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परसू करना शुरू कर दे।
तो आप देखेंगे बहुत सारे आपके पैनलिस्ट झुंझला भी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप खुद मीडिया खुद क्रिएट कर रही है परसेप्शन कि वी आर ए मैनेज्ड मीडिया। ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन है। सर एक इसमें ऐड करें, आप हाँ बोलिए। प्रिंट मीडिया है ना, अभी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी उसमें कुछ न्यूज चैनल्स पर बची है कि आपको एटलीस्ट देश की कोई ना कोई खबरें मिल खबर जाती जो है हैं। वो मिल तो जाती है। हाँ आंचलिक खबर को- भी और राष्ट्रीय भी और हाँ, मतलब अभी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे ज्यादा प्रिंट मीडिया को लोग, मतलब मैं ये बड़ा ही बदलता हुआ समय सा देख रहा हूँ कि लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ के खबर को रीवेरीफाई करने के लिए अखबार खोल रहे पर हैं। अंकित तुम एक और चीज देखो, मीडिया के माध्यम तो बदलते रहते हैं। अब ना आपका सोर्स ये हो गया है, आप ये ओपन करते हो और आप सुबह सुबह खबरें जो है इस पे कैचअप करते हो, तो किस प्रकार की खबरें आ रही है और आपको पूरे विश्व की मीडिया का एक्सेस है। तो गार्डियन क्या छाप रहा है या बीजिंग टाइम्स क्या छाप रहा है या टाइम्स ऑफ इंडिया क्या छाप रहा है, आपको एक माध्यम उठाने की आवश्यकता ही नहीं। तो लोग आजकल ना टीवी की बजाय बनिस्बत कम से कम मैं तो इस पर कैचअप करती हूँ ताकि मुझे सारी हमारा ऑडियंस बेस होने का बड़ा कारण भी यही है कि लोग उस विषय पर हमें इसीलिए सुनना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो बताओ क्या ऑब्जर्वेशन है। और इसीलिए मैं आप जनों से पूछ भी रहा हूं कि भाई आप बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली केवल हम ये कहते हैं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का एक सेट एजेंडा है। मैम एजेंडा तो इस देश में ट्रंप के खिलाफ, इस देश छोड़िए विश्व में अगर देखोगे तो ट्रंप के खिलाफ पूरा लिबरल लॉबी जो है हर तरह से सक्रिय है कि ये इस तरह से गलत है, इस तरह से गलत है, लेकिन ट्रंप लगे हैं ना अपनी बात को रखने। तो ये एजेंडा मीडिया को फोर्थ कॉलम इसीलिए तो बताया गया ना, मीडिया जी। चाहे तो बना सकता है, मीडिया चाहे तो गिरा सकता है। अब इमरजेंसी में इंडियन एक्सप्रेस का क्या रोल था? फिर प्लीज बताएं आप, मैं अपनी जनरेशन में जा रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, हम चाहते हैं आपसे इंडियन सुनना। एक्सप्रेस ने खोल के रख दी थी पोल, इंडिया एक्सप्रेस पुट द फुट डाउन, और उससे जो इमरजेंसी के खिलाफ लिखा, ये बातें करी, वो बहुत करेज चाहिए उसके लिए, बहुत करेज चाहिए उस इमरजेंसी के दौरान। नॉर्मल टाइम्स की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल टाइम्स में तो बात ही अलग है, उस पर आप पे प्रेशर नहीं होता है इतना। वहाँ तो इमरजेंसी में तो आप कुछ बोलेंगे तो आप सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन दे पुट द फुट डाउन किया उन्होंने, ऐसे चाहिए हमें, क्योंकि क्या होता है ना फिर मोनोटोनस हो जाता है, फिर आपका मन, फिर आप विश्वास करना छोड़ देते हैं। हाँ यही कारण है सर, अल्टरनेटिव मीडिया में आज सोशल मीडिया पर लोग खबरों के लिए सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। आपने कहा मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल में मैक्सिमम लोग यूट्यूब देख रहे हैं और यूट्यूब पर जो काम ठीक लग रहा है उसको देख रहे हैं। पीछे का कारण यही है कि उन्हें लग रहा है कि नहीं वहां से तो वो खबर छोटा ही दी गई है। देखो एजेंडा ड्रिवन चल रहा है। जैसे इस पत्रकार के केस में देखें, हमने जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की बात की, अब वो एजेंडा क्या है, वो एजेंडा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो वो जो कोई व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन है देश में, फिर कहूं किसी देश में क्या नैरेटिव निर्माण, क्योंकि नैरेटिव में बहुत ताकत होती है, नैरेटिव सरकारें बदल पाने में सक्षम है, तो नैरेटिव क्या बनाना है। तो यही कारण है कि जैसे डेड इकोनॉमी का एक आया फ्रेज तो तुरंत यहाँ विपक्ष ने कैच किया। ये नहीं देखा कि आप सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे जनमानस को समझना होगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, और यहाँ मीडिया को भी समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। सर एक अभी आपने रिसेंट आप जो बात बोल रही हैं विपक्ष की, इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा वाकया रिसेंटली हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर थे, उनकी संसद नेसेट को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष ने जब नेतन्याहू बोल रहे थे तब तो बायकॉट किया, उठकर चले गए और वापस आए और वापस आकर के प्रधानमंत्री मोदी को सुना और बाद में एक संदेश दिया विपक्ष के नेता की तरफ से। संदेश ये था कि हम नहीं चाहते कि इजराइल से बाहर देश के प्रधानमंत्री, विदेश के प्रधानमंत्री हमारे सामने आए हैं और उनके साथ ये इमेज बाहर जाए कि हम देश के लिए नहीं सोचते। मतलब एक छोटे से देश ने जिसकी 1 करोड़ से कम आबादी है, उसने दुनिया को, विशेष रूप से भारतीयों को यह संदेश दिया कि देखिए नेशनल मुद्दों पर आप एक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कैसे लिया जा रहा है। हमारे राजनेताओं को भी कहीं ना कहीं सर जिस तरह की चीजें आती हैं उन्हें अपनी पहचान बनाना थोड़ा सा तो सोचना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। लेकिन मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं अपोज नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा और मैं डर के भी नहीं कह रहा कि मैं डर के बारे में बोल रहा हूँ। हकीकत ये है, आपने भी कई जनरेशंस देखी हैं। विपक्ष का भी तो ये कहना है ना कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। आप कहते हैं कि देश के मुद्दे जो हैं बुला लीजिए, मल्टी पार्टी और जो ऑल पार्टी मीटिंग करके पहले हमें ब्रीफ कर दीजिए, फिर हमें कॉन्फिडेंस में ले लीजिए और हमें बताइए कि नहीं भैया ये लाइन नहीं लेनी, आप सोचिए मत, अंदाजे कयास मत लगाते रहिए। ये हकीकत है, ग्राउंड की रियलिटी है। तो ये उनका पर्सपेक्टिव है। तो आप देख लीजिए कौन गलत है कौन सही है, मुझे नहीं मालूम। अभी रिसेंटली आप जो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसी मुद्दे के ऊपर शरद पवार जी का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने इस बात को जो आपने बोला है
कि देश के बाहर के मुद्दों पर तो हम सबको यूनिफाइड Yeah. होना चाहिए। Right. मतलब ये भारत के प्रधानमंत्री अगर बाहर जा रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से इस तरह का पॉइंट आना, और ये बात आपकी बहुत सही है कि एक बार बुला करके ब्रीफ कर लिया जाए। मैम, पर कहाँ लगता है कमी कहाँ है? अंकित, लेकिन आप एक बात बताओ, ये जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, डेड इकोनॉमी का जो फ्रेज आया था, इसमें सरकार को बुला करके ब्रीफ करने की क्या बात थी, लेकिन व्हाई दिस वाज पिक्ड अप बाय राहुल गांधी? डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। आप अपने देश को, देश का विरोध कर रहे हो, डेड इकोनॉमी कह रहे हो, जो कि अभी भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो फैक्ट्स तो कुछ और हैं, आप कहे कुछ और है, नैरेटिव क्या बना रहे हो नहीं, आप? अंशु जी- अच्छा, आप एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। आप सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन कर रहे हो, आप अपने देश की सेना पे क्वेश्चन कर रहे हो, आप ऑपरेशन सिंदूर के लिए ब्रीफ किया जाता है, बताइए सबको, या ऑपरेशन करके बताएंगे ना कि भाई ऐसा किया है, या उसके पहले ब्रीफिंग होती और फिर वो लीक हो जाता या कोई समस्या होती। अच्छा, गलवान को लेकर के, गलवान के जो शहीद थे उनको लेकर के इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए गए, जिसपे कोर्ट से भी इनको फटकारा और फिर बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि कुछ इश्यूज इस तरह के होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, और जो कि देश की आंतरिक या बॉर्डर सुरक्षा से जुड़े अच्छा हुए मैम, मैं आपसे है ना बिल्कुल पॉलिटिक्स से हटके एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। हाँ, मेरे घर के अंदर 10 मेंबर, ठीक है, कुछ मुझसे मतलब साथ में चलते हैं मेरे, और कुछ मेरी बातों के विरोध में है कि चलो यार तुम्हारी बात हमें पसंद नहीं है, हम अपनी तरह से चलाते हैं, अगर डिसीजन लेंगे तो तुमसे अलग लेंगे, ठीक है, हो गया। लेकिन अब मेरे घर के अंदर कोई बात हो रही है और पड़ोसी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो घर का जो गार्जियन है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सुनो यार, अपन का मसला ये है, तुम जान लो, बाकी स्टैंड तुम्हारा है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ मैम, जो आपने जितनी भी बातें कही, इस पे दो बिंदु बता हाँ, मैं आऊंगा उस बात। हाँ, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कही, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितना उनका नुकसान किया, कितना हमारा नुकसान हुआ, ये आज तक प्रश्नों में है। और इसके पीछे का कारण ये नहीं है मैम कि हमने नुकसान नहीं किया या हमारा नुकसान नहीं हुआ, कारण ये है कि आपने इस बात को जरूरी नहीं समझा। आपने क्या जरूरी समझा कि मैं जनता को तो जाके बता दूंगा, तो आपने तो इलेक्टोरल सिस्टम को बाईपास कर दिया ना भाई। 573 लोग 140 करोड़ के लोगों में से निकल कर आए हैं। अंकित, जब जब सदन में चर्चा की बात होती है, आप ये जो अभी महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था, और इसको लेकर के जो ये पूरा बिल पारित होना था, इसको लेकर के जब चर्चा की बात की तो विपक्ष भाग गया, वॉकआउट कर गए। कर दी इसके पहले नहीं, प्रधानमंत्री इसके ने पहले बहुत बार वॉकआउट के बावजूद अपने स्टेटमेंट पूरे किए हैं। बहुत से नेताओं ने सदन में वो पोजीशन तो नहीं उन्होंने है, वो अभी बातें बोली हैं। वो तो उन्होंने अभी भी चर्चा की, अमित शाह जी ने भी बात रखी अपनी पूरी। लेकिन मेरा ये कहना है कि फिर आप पहले कहते हो कि आप बात नहीं करते, जब बात करने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं, गृह मंत्री खड़े हैं, तब आप भाग जाओ सदन से। अच्छा, दूसरा, आपने जो घर का उदाहरण दिया, मैं भी आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे घर में हम लोग सब रहते हैं, एक परिवार है ना, और अचानक चोर आ जाए, तो मैं पहले चोर को मैनेज करने की सोचूंगी या आप सबको इकट्ठा करके कंसेंसस बनाने की सोचूंगी? चोर को। लेकिन मैम, चोर को भगाने तो की रणनीति जब वो, एक मिनट प्लीज मैं ऐड कर देता हूँ, उस समय जब चोर भगाया जा रहा होगा ना, उस समय आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि सुनो गेट बंद करो, तुम दूसरे को बोलोगे कि सुनो तुम अपना हथियार निकालो। आप मान लो सो रहे हो, दो जने बाहर हो, मुझे देखना है कि मुझे मेरे घर को बचाना है, तो मैंने आपको अभी जितने उदाहरण दिए, मैंने आपको देश की सुरक्षा से जुड़े हुए उदाहरण दिए। वहां पर आप अगर नेगेटिव लाइन पिक करते हो तो आप सरकार का नहीं, आप अपने देश का विरोध करते हो। आपकी विपक्ष के द्वारा विदेश पोषित जो व्यू पॉइंट्स हैं, उन पर प्रतिक्रिया देते समय राष्ट्रीय इमेज का ख्याल रखना चाहिए। ये हर भारतीय मानस के अंदर आने वाला प्रश्न है कि कोई विदेशी हम पर सवाल उठाया, कम से कम उस समय आप सब लोग एक हो जाएं। आपने जो बात बोली कि कंसेंसस होना चाहिए, ये बात पहले डिस्कस कर लो कि विदेशों में जैसे कुछ अच्छे उदाहरण दिए जाते हैं कि अटल जी को बाहर भेजा गया था अपोजिशन में रहते हुए कि आप जाइए और बात रख के आइए। ये बात बहुत जेन्युइन बात है। फिर भी सर एक प्रश्न निकलता है, वो यहीं पर जाके लैंड करता है, क्योंकि हमारा मुद्दा है कि हमारे प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, उसके बारे में आपने आंसर निकल गया। मीडिया की गिरती रैंकिंग और साख के प्रति क्या आपको यह लगता है कि सदन में जब चर्चा हो रही होती है तो कैमरे ने जिसे कैप्चर किया, मुझे कैमरे पर इसलिए बढ़िया बोलना है, मुझे वॉकआउट इसलिए करना है, मुझे तख्तियां इसलिए दिखानी है, हंगामा और गंदा काम इसलिए करना है क्योंकि अगले दिन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में व्यूज बटोरूंगा और मेरी प्रति पीआर बहुत बढ़िया चलने लगेगी। मैं कई बार अपने जब पैनल डिस्कशंस में होता हूँ, डिस्कशन के दौरान एक बहुत छोटी सी बात निकलती है कि सदन की चर्चा को कंस्ट्रक्टिव करना है तो तरीका ये है कि उस लाइव फुटेज को बंद कर दो, और बंद करके जब सदन सत्र खत्म हो गया उसके बाद आर्काइव्स में डाल दो, या कह दो कि सुनो इन नेताओं ने ये कहा था, जाके देख लो। नो, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए विपक्ष को न्यूज में बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक बात, कुछ तो गिमिक्स भी करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना कि विजिबिलिटी बढ़ाने। सत्ता पक्ष हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। सत्ता पक्ष और दोनों बातें हैं, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, शोर मचा के, तख्ती दिखा के। लेकिन उस समय जो
मुझे लगता है कि ये इससे क्या हो रहा है कि इस तरह के जो माहौल बनता है ना पार्लियामेंट के अंदर और जो लाइव देख रहे होते हैं, तो ये पार्लियामेंट की भी रेपुटेशन पे भी थोड़ा, ऐसा नहीं है दूसरे देशों में नहीं होता, मैंने देखा है दूसरे देशों में भी होता है ऐसा, क्या पार्लियामेंट में तू मैं हो जाती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हिस्सा है। इवन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है बट कि भाई नहीं दिखाएंगे तो लोकतंत्र किस बात का। पर एक बात बताओ अंकित, मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी जब हमने एआई समिट होस्ट किया था, ग्लोबल साउथ के हम पहले देश थे, कितना बड़ा प्रतिनिधित्व पूरे विश्व से यहाँ उपस्थित था। तो आप विरोध करने के लिए उसी जगह वेन्यू को चुनोगे जहां सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कपड़े उतार के आप लोगों को भेजोगे। नेता उनको तारीफ और कर रहे हैं कि वेल डन, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया शेरों। नहीं, देखिए आप एक चीज भूल जाते हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं होता है। विपक्ष का काम डेफिनेटली अपोज करना तो होता ही है, उन्हें अपनी भी वो बनाए रखनी है, अपनी विजिबिलिटी भी बनानी है, अपनी रेलेवेंस को भी बनाए रखना है। लेकिन आप सवाल इस पे उठा सकते हैं कि उनका जो मोड ऑफ जो अपोजिशन है वो क्या है, इज इट डिग्निफाइड, या संतुलित है या नहीं है, या मुद्दों को लेके मुद्दों पे बहस हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो चीज़ एक अलग बहस है। अब ये कहे कि विपक्ष सवाल ही नहीं पूछे, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों नहीं पूछे सवाल? विपक्ष का काम है सवाल पूछना। सही सवाल पूछे, गरिमामय तरीके से पूछे, डिग्निफाइड तरीके से पूछे, सिविलाइज्ड मैनर में पूछे, पार्लियामेंट की साख बढ़े, डिबेट हो उसके अंदर, एक अच्छी इंटेलिजेंट डिबेट हो, तू मैं नहीं हो उसके अंदर, एक दूसरे को गाली गलौज नहीं की जाए, किसी को नाम नहीं दिए जाए, तमगे नहीं दिए जाए। ये इस तरफ ये कौन करेगा? जैसे मीडिया को सेल्फ अप्रेजल करना है, ऐसे राजनेताओं लेजिस्लेचर्स को अपना सेल्फ अप्रेजल करना होगा। सर, राजस्थान में एक जगह है शिव, वहां से एक विधायक आता है रविंद्र भाटी, यूथ है, निर्दलीय हैं और काफी सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो किया जाता है। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ और मुझे अच्छा भी लगा। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर क्या वो तमाम काम आप कर पा रहे हैं जिसके लिए आप आए? आप एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने मेरे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं, लेजिस्लेटर बनाए हैं? एक प्राइवेट बिल भी अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो बताएं आप। नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है, आते हैं वहां पे 4 शिकायतें लेके आते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या ऐसे विकसित भारत बनाएंगे हम? नहीं बन पाएगी। पढ़ना होगा हमें। बड़ी सही बात कही। आज के समय में हमें सरपंच तो पढ़े लिखे चाहिए, पर विधायक साहब अनपढ़ चाहिए। कैसे हो पाएगा विकास? जिसमें वो किसी विधानमंडल में बैठ करके दूसरे विधानमंडल में कहीं जगह जा करके इस बात को बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर को जिम्मेदार होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आउटराइटली या तो ये जो बाबू जो एग्जाम पास करके निकल कर आए हैं किसी भी स्तर पे हैं, वो आपके कानूनों में खेला कर जाएंगे। आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि देश के लिए क्या बेहतर है। लेजिस्लेचर में वाकई में इस बात के पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होने चाहिए कि अगर हम यही करते रहे तो आप बहुत लोगों के लिए काम आसान कर दे रहे हैं। वो जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके आया, जो आपकी नीतियों को एग्जीक्यूट करवाएगा, वो आपसे मच अवेयर है, वो आपको मैनिपुलेट करना सीख चुका है। आप जिस तरह की बातों में खेल रहे हैं वो वहीं से आपको एंगेज भी रखने की व्यवस्था करके आया है। राजनेताओं को खुद जरूरी है कि वो पढ़ करके अपनी सिग्निफिकेंस बरकरार रखें, अदरवाइज वो आउटराइटली डिनाई कर दिए जाएंगे। प्रजातंत्र के स्तंभ हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और फिर चौथा स्तंभ मीडिया। तो जितने मजबूत ये स्तंभ होंगे उतना मजबूत अपना लोकतंत्र रहेगा। और एक और चीज कहना चाहती हूँ अंकित, ये तो दोनों के लिए है, मतलब पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए। विपक्ष को अपनी गरिमा तय करनी होगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का विरोध करने के नाम पे देश का विरोध मत करो। प्रश्न पूछो, सही प्रश्न पूछो, विद राइट ऑब्जेक्टिव पूछो, इंटेंट पूछो। सरकार के लिए कि बिल्कुल जवाब दीजिए। और मेरा ये कहना है कि जितनी इंक्लूसिविटी होगी, जितनी पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और जितनी एक दूसरे के प्रति एक अच्छी भावना होगी, तो उतने अच्छे से देश चल पाएगा। हमने पहले ऐसे कई राजनेता देखे हैं जो सदन में कैसे हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े के बीच में भी बहुत सीरियस बहस भी कर जाते थे, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी बना लेते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी के सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं। हमने उनके बारे में ट्विटर पे ट्वीट भी किया था। सर वो मुझे बहुत पसंद आए थे। मतलब उन्होंने जब योगी आदित्यनाथ जी के सामने बातें रखी, किस सहज स्वभाव में उन्होंने बातें रखी, बहुत लंबे समय बाद मैंने देखा कि अपोजिशन ऐसे बातें कर सकता है। और उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से विधानसभा इस चीज के लिए सराहनीय है कि वहां का विधानसभा का कार्य टीवी पर देखोगे तो लगेगा कुछ लर्निंग हो रही है।
बातें हो रही हैं, संवाद हो रहा है। ये हमारे मध्य प्रदेश के साथ भी होता अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल, आप अरे वाह, देखिए बहुत बड़ी बात ये है। मध्य मतलब प्रदेश के साथ भी है। हमें मतलब अब जो भी हमारे ऑडियंस में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खुद वर्तमान में सदन में बैठे होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे और भविष्य में बनने वाले लोग भी होंगे, विद्यार्थी होंगे। ये वास्तविकता है कि लोकतंत्र को अगर हमें वाकई में सर्वाइव कराना है ना, तो हम ये कहें कि मीडिया खराब है, राजनेता खराब है, हमारी सबकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने जब लोकतंत्र चुना है ना, तो शासन तो हमारा है ना, हमारा शासन है, ये भूलना नहीं है और हम जिम्मेदारी तय करें। हम अपने राजनेता से जब मिलें तो उन्हें अप्रिशिएट करें कि साहब आपने जब वो बात रखी थी ना, बहुत मजेदार थी। आपने जब वो प्रश्न पूछा था, ऐसा लगा कि आप कितना पढ़ कर गए हैं। आपको पता है एप्रिशिएशन इस लोकतंत्र में राजनेता, क्योंकि अल्टीमेटली आपके मत से बनकर आया है। जब आप उनसे मिलें, आप उनके काम की तारीफ करें, उनकी गाड़ियों की नहीं कि साहब आप एंडीवर में आए थे तो मजा ही आ गया साहब, फीलिंग आई। हमारे राजस्थान में अपोजिशन से गहलोत साहब आते हैं। गहलोत साहब से किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि साहब अब आप सफारी में ना चला करें, एंडीवर में चलें। उनकी सहजता देखिए कि उन्होंने कहा कि ये क्या होता है। एंडीवर नहीं, उन्होंने शायद कोई और गाड़ी थी, एक बहुत महंगी गाड़ी आती है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, कोई महंगी गाड़ी का नाम लिया साहब, उसमें आया। आजकल तो राजनेता उसमें आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि राजनेता ना अपने काम को जानने के लिए, और मैं ये जिम्मेदार दर्शकों को भी ये जिम्मेदारी देता हूं कि आप जब किसी पत्रकार से मिलें, आपको लगता है कि आपको उनका काम पसंद है, आप पत्रकार से मिलें, आप किसी भी मुझसे मिलें, जिनको भी आप सुन रहे हैं उनसे मिलें, आप उनके काम को याद करके उन्हें बताएं कि सर मैंने आपको तब सुना था, आपका मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। आप यकीन मानिए वो दोहराया जाएगा। आप खुद जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। ये कमेंट बॉक्स के अंदर भला बुरा कहने को आजकल लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, नाम तक दिया गया, ट्रोलर्स हैं ये, तो वो आउटराइटली डिनाई कर दिए गए। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो महात्मा गांधी जी ने गांधीवाद में सिखाया था, अगर आप वो अपनाएंगे ना, जिनको सुनते हैं, जिनसे नियम बनते देखते हैं, किसी आपको लगता है कि अधिकारी ने बहुत अच्छा काम किया, आप जाइए ना, एक माला लेकर जाइए और बताइए सर शानदार काम किया था आपने, ये हमारा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है। एम आई राइट सर? बिल्कुल। ये मतलब कुछ ऐसा है जो मैं सोचता हूँ, बिल्कुल। और मतलब हमारे दोनों तरफ से पैनलिस्ट ने इस बात को एंडोर्स किया है। तो चलिए इसी के साथ आज का विराम यहीं पर। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, गर्व करें कि हम भारतीय हैं। धन्यवाद। थैंक यू। कि मेरे द्वारा इन गर्मी की छुट्टियों में लाइव क्लासेस ली जा रही हैं एआई की, जिन लाइव क्लासेस के अंदर आप प्रॉपर मेरे साथ लाइव डिस्कशन में रहते हैं, लाइव डाउट का सॉल्यूशन लेते हैं, कोर्स कंप्लीशन पर एक छोटा सा टेस्ट देके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, सारे प्रॉम्प्ट्स, टूल्स इनको यूज़ करना सीख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नीतिगत चर्चाएं जो घर के बड़ों को भी पता होनी चाहिए कि बच्चे एआई से क्या गलती कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चिंताएं जो वयस्कों को पता होनी चाहिए कि एआई से कोई कैसे आपकी फोटो मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करके कितनी सारी, मतलब ऐसी जानकारियां से भर के हमने ये पूरा कोर्स प्लान किया है। बहुत ही खूबसूरत कोर्स प्लानिंग है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। हर शाम 5 बजे क्लासेस हो